everyone, how are you all of you? I hope you are doing well. So today we will start our chapter number 5 in social studies and our chapter name is Evergreen Forest. So let's get started our chapter now. You already know that what a forest is. आप बहुत पहले से जानते हैं कि फॉरेस्ट क्या होता है. You also know about the equator. इक्वेटर के बारे में भी आप जानते हैं. Do you understand by the term equatorial forest region? क्या आप इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन के बारे में समझते हैं? तो इसी के बारे में आपसे 3 से 4 वाक्य लिखने हैं और ये इसके अलावा आप एक यहाँ पर पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो हमारे बेसिकली इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन जो होते हैं दे आर फाउंड इन द टॉरिड जोन. ये टॉरिड जोन में पाए जाते हैं, ठीक है. एंड दे आर डेंस फॉरेस्ट. यहाँ पर काफी घने जंगल पाए जाते हैं साथ में. एंड the dense variety of animals like sloth also find here. And the last point is when the forest like Amazon also found here, also found in tropical इक्वेटोरियल रीजन. ओके, तो ये हमारे 3 to 4 सेंटेंसेस हुए. अब आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर आपसे बोला है You read in the previous chapter that the earth has different temperature zones. आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा You read in the previous chapter that the earth has different temperature zones. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है उसमें अलग अलग तरीके के टेम्परेचर जोन्स पाए जाते हैं. The climatic condition on each zone determine the kind of vegetation and animal life present in that zone. अब कैसी हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है हर जोन की, वो डिपेंड करती है कि वहाँ के किस तरीके की वेजिटेशन पाई जाएगी, कैसी वहाँ की उस जोन पे पर्टिकुलर एनिमल लाइफ पाई जाएगी. ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन फॉल इन द टॉरिड जोन. जो हमारे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है ये टॉरिड जोन में आते हैं जो कि काफ़ी हॉट और वेट होते हैं. ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा होती है पूरे साल भर में. और ये जो जंगल होते हैं ये इक्वेटर के दोनों साइड में पाए जाते हैं. इफ़ यू लुक एट द मैप केयरफुली यू कैन सी दैट द प्लेसेस एंड कॉन्टिनेंट दैट फॉल इन दिस रीजन आर. अब यहाँ पर मैप में आप देख पाएंगे केयरफुली तो यहाँ पर आपको वो स्थान दिखाई देंगे और वो कॉन्टिनेंट्स दिखाई देंगे जहाँ पर इस तरीके के क्षेत्र पाए जाते हैं जैसे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. इन साउथ अमेरिका द कंट्रीज दैट फॉल दिस रीजन आर. और साउथ अमेरिका में वो देश जहाँ पर ये क्षेत्र हमारे आते हैं वो कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील. इन अफ्रीका द कंट्रीज ऑफ और अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं? आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, घाना, नाइजीरिया एंड गुनिया एंड कॉन्गो आर फाउंड इन दिस जोन. और साउथ ईस्ट एशिया में जो देश हैं हमारे मलेशिया, इंडोनेशिया और भारत के कुछ हिस्से और ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इसी जोन में आता है जहाँ पर इस तरीके के फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं. आप देख सकते हैं ये जो भी ग्रीन पार्ट है हमारा यहाँ पर ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ये देख सकते हैं आप, ये डार्क ग्रीन जो पार्ट है ये सारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन का पार्ट है. समझते हैं क्लाइमेट. एज द कंट्री सिचुएटेड नियर द इक्वेटर. अब जैसे जो भी देश हमारा इक्वेटर के पास होगा, ठीक है, उसमें डायरेक्ट सन रेज आएंगी हीट सन की, ठीक है, और पूरे साल भर आएंगी. इसी वजह से जो हमारा वहाँ का क्लाइमेट होगा वो काफ़ी हॉट होगा और ह्यूमिड होगा पूरे साल भर के लिए. और जो दोपहर होंगी खास करके वो तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पाई जाएगी. ये देख सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, पूरे साल भर ये हरे भरे रहते हैं.
Due to high temperature, the rate of evaporation from water bodies is very high and every day by afternoon it rains heavily. क्योंकि यहाँ पर जो इवापोरेशन है वाटर बॉडीज से, आसपास में समुद्र भी होंगे या कोई भी वाटर बॉडी होगी, जिस वजह से वहाँ पर इवापोरेशन की रेट काफ़ी हाई होगी और जिस वजह से काफ़ी गर्मी या फिर नमी भी वहाँ पर पाई जाएगी और दोपहर के समय के बाद में वहाँ पर बहुत घनी बारिश भी होने की अधिक संभावना होती है. द इवनिंग एंड नाइट आर कूल एंड प्लीजेंट. और जो हमारी इवनिंग्स खासकर जो शाम होंगी और रात होंगी वो काफ़ी ठंडी और शांत होंगी. बात करते हैं वेजिटेशन की. एज द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. अब जैसा हमें पता है वहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म है और काफ़ी नमी युक्त है. पेड़ और पौधे जल्दी उग जाते हैं. जो जंगल है इस एरिया के वो भी काफ़ी घने होते हैं, जिनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा हरे रहते हैं पूरे साल भर. और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं इन जंगलों में वो भी काफ़ी लंबे होते हैं, लगभग 40 से 50 मीटर तक लंबे होते हैं, जिस वजह से उनको अच्छी खासी सनलाइट भी मिल जाती है और जिनके ऊपर की शाखाएं होती हैं या पत्ती होती हैं वो एक कैनोपी फॉर्म कर लेती हैं टॉप से, ठीक है, जो कि सनलाइट को नीचे फैलने से रोक देती हैं. अब इसी के रिजल्ट में जो जंगल का नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो काफ़ी गीला होता है और अंधेरा होता है, नीचे तक रोशनी आ ही नहीं पाती. बात करते हैं कलरफुल वाइल्ड लाइफ के बारे में. ईच एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज. अब हर एक हिस्सा जो है रेन फॉरेस्ट का उसमें हजारों की संख्या में काफ़ी प्रजातियां पाई जाती हैं जानवरों की. बहुत सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स हमारे कैनोपी ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट है उनका टॉप वाला हिस्सा जो है वहाँ पर. एग्जाम्पल के लिए मंकी, लैमूर्स एंड मारमोस्ट, फ्लाइंग स्क्वायरल, बैट्स, ये सभी ऊपर पाए जाते हैं. और लोअर लेवल पे जो जानवर भाग सकते हैं वो हैं फ्लटर, हॉप एंड क्लाइंब इन द अंडर ग्रोथ आर फाउंड. ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड फॉरेस्ट फ्लोर पर एप्स, चिंपैंजी, गोरिल्ला, एलिफेंट एंड जैगुआर लिव. ये सभी हमारे फ्लोर पर रहते हैं नीचे की तरफ. दे आर ऑल्सो मैनी ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स. बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स भी पाई जाती है जैसे टोकन, पैरट एंड मकाउस. रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कंटेन द मोस्ट नंबर ऑफ रेप्टाइल. और जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत सारी संख्या में रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर, जिसमें कि हमारी सांपों की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं जैसे कि पाइथन और एनाकोंडा और कुछ छिपकलियाँ, ये सभी भी पाए जाते हैं. और जो बहुत बड़ी संख्या में जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी प्रजाति भी पाई जाती है, जिसमें कि चींटी और दीमक ये भी पाई जाती हैं रेन फॉरेस्ट में. ठीक है, तो आप यहाँ पर कलरफुल वाइल्ड लाइफ है पूरी अपनी, ये देख सकते हैं. ये मारमोस्ट है, ये जैगुआर है, ये टोकन है, ये स्लॉथ एंड दिस इज पॉइजन. मैनी एनिमल इन द रेन फॉरेस्ट हैव अनयूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत सारे जानवर ऐसे हैं रेन फॉरेस्ट में जिनकी अनदेखी बहुत सारी विशेषताएं हैं. उदाहरण के लिए जो स्लॉथ है वो ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ भी सकता है और एक स्थान पर मतलब आराम भी कर सकता है घंटों के लिए. और द ब्राइट कलर ऑफ द टाइनी पॉइजन डार्ट फ्रॉग वार्न अनदर एनिमल दैट इज पॉइजनस एंड शुड नॉट बी ईटन. और जो छोटा जहरीला एक मेंढक होता है जिसके अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये जो है ये इसके रंग जो होते हैं काफ़ी चमकीले होते हैं, जो कि दूसरे जानवरों को ये संकेत दे देता है कि काफ़ी जहरीला है और इसको खाना नहीं चाहिए. अब बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की. द इक्वेटोरियल रीजन हैव डेंस फॉरेस्ट. जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स हैं यहाँ पर काफ़ी घने जंगल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सेटलमेंट भी है कुछ, यानी कि लोग भी यहाँ पर रहते हैं. यहाँ पर कुछ वनवासी भी पाए जाते हैं जो कि इन जंगलों में रहते हैं. यहाँ का जीवन इन वनवासियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है. मलेरिया जो है यहाँ पर फैलने वाली बहुत कॉमन सी बीमारी है जो यहाँ के क्षेत्र में फैली जाती है. सम ऑफ दैम आर नोमैडिक विच स्पेंड देयर लाइफ हंटिंग एंड गैदरिंग सच एज सिमैंग्स ऑफ मलेशिया, कुबूज ऑफ सुमात्रा एंड पाइगिम्स ऑफ द कॉन्गो बेसिन. और यहाँ पर कुछ जो हैं वो नोमैडिक हैं, यानी कि खाना बदोश हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, अपने जीवन कैसे व्यतीत करते हैं शिकार करके और कुछ चीज़ें इकट्ठा करके. जैसे कि यहाँ पर जो हैं इसमें कौन कौन से ये इंक्लूड हैं, जो मलेशिया के सिमैंग्स और सुमात्रा जो हैं वो कुबूज के एंड कॉन्गो बेसिन के पाइजिम्स, और भी जैसे कि डाइकास ऑफ बोर्नियो एंड बेंटोस ऑफ जेर एंड द Amazon. Indians form the farming community where most of them practice shifting agriculture. अब बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो भी फार्मिंग कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत सारी फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर मतलब करी जाती हैं लोगों के द्वारा, और यहाँ पर एग्रीकल्चर भी शिफ्ट हो रही है. अंडर दिस सिस्टम दे चूज ए पीस ऑफ लैंड विच
दे क्लियर बाय बर्निंग। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक ज़मीन का एक टुकड़ा लेते हैं और उसको क्लीन करते हैं जला करके, बर्न करके। देन दे ग्रो क्रॉप्स इन दिस लैंड फॉर 2 to 3 ईयर्स, आफ्टर विच द फर्टिलिटी ऑफ लैंड डिमिनिशेस एंड दे मूव टू न्यू एरिया। अब दो मतलब वहाँ पर जो फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं कुछ समय के लिए, लेकिन 2 से 3 साल बाद में जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और वो फिर नए दूसरे एरिया की तरफ चले जाते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन विच सेल्ड इन दीज लैंड टू ट्रेड इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एंड अफ्रीका। जो प्लांटेशन है एग्रीकल्चर का वो यहाँ पर लाए थे यूरोपियंस, जो कि इन जगहों पर समुद्र के द्वारा आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी ये, और अफ्रीका जो थे यहाँ के लोग आए थे पहले। और इस मेथड के जरिए जो हमारी फसलें हैं वो एक बड़े स्केल पर कॉमर्शियल पर्पस के लिए उगाई जाती थी। द क्रॉप्स जो यहाँ पर उगाई जाती थी उसमें कौन कौन सी शामिल, टी, कॉफ़ी, रबर एंड कोको, जो कि कॉमर्शियल पर्पस से ग्रो करी जाती थी। अब इस चैप्टर को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन हमारे टॉरिड जोन में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी गर्म और काफ़ी वेट होते हैं। अब हर एक एरिया जो होता है रेन फॉरेस्ट का, उसमें बहुत सारे हज़ारों की संख्या में अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं और बहुत प्रकार के जानवर भी पाए जाते हैं। और जो जंगल होते हैं इस एरिया के वो काफ़ी घने होते हैं, जिस वजह से उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं हमारे, वो काफ़ी घने जंगल वहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर सेटलमेंट यानी कि लोगों का रहना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।